हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में आज अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर्स की जो कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, उसमें कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में रहेगा कार्बन के बारे में। तो कार्बन को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं। पूरी दुनिया में दो टाइप के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सेकंड इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कि CH4, ग्लूकोज, C2H5OH और सारे जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो सारे सब्सटेंसेस कहलाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है, जैसे कि NH3, NaCl, HNO3, H2SO4, HCl, ये सब क्या है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, उन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो आज पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मेनली पढ़ेंगे अपन लोग कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, यानी कि इसके बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी ऑर्बिट में। इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी कर सकता है। बट इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और रिसीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। इस कारण ये क्या करता है कि ये कार्बन और कार्बन के साथ में मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले कार्बन की अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो कार्बन समझ में आ गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और जिसकी बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कार्बन मिलके आपस में लॉन्ग चेन बना सकता है, लॉन्ग और ब्रांच चेन बना सकता है, और इसके अलावा साइक्लिक चेन बना सकता है। इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। ये कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से कई सारे कार्बन आपस में मिलके लॉन्ग चेन बन सकती है। लॉन्ग चेन के अलावा ब्रांच चेन कैसे बनती है? इसी में कार्बन ऐसे जुड़ जाए, कार्बन ऐसे जुड़ जाए, इस तरह से कार्बन जुड़ जाए तो ये ब्रांच चेन बन जाती है। और अगर साइक्लिक चेन की बात करें तो कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से कार्बन आपस में जुड़ के एक साइक्लिक चेन बना सकता है। तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कैटेनेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कार्बन के अलावा और किसी भी प्रोडक्ट में इतनी ज़्यादा ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन और इस तरह की चेन बनाने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इसीलिए कार्बन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरी दुनिया में। दूसरा है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि इसमें जो बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से ये क्या कर सकता है कि टेट्रावैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रावैलेंसी। तीसरा है पुअर कंडक्टर। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं। इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। कार्बन के मेन में एग्जांपल हैं, जैसे आपने देखा होगा कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या हैं? कार्बन के एग्जांपल हैं। और इसमें से ग्रेफाइट एक ऐसा होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को ऐसे समझेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम। 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। इसके कारण जो प्रोडक्ट या जो सब्सटेंस बनता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसको समझने के लिए अपन समझेंगे कि 2 दोस्त हैं, दोनों के पास 2-2 लाख रुपए हैं, लेकिन उन्हें कोई जॉइंट वेंचर चालू करने के लिए 4 लाख की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे? दोनों लोग आपस में मिलके एक नया अकाउंट खुलवा लेंगे शेयरिंग में, और उसमें से 2 लाख में एक दोस्त डाल देगा, 2 लाख दूसरा दोस्त डाल देगा। इस तरह से वो जो अकाउंट खुलेगा उसमें टोटल 4 लाख हो जाएंगे। तो जब भी कोई उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने
रुपए हैं तो वो अपने रुपए दिखा सकता है और बता देगा कि मेरे पास 4 लाख रुपए है। इसी तरह दोनों दोस्त उस शेयरिंग अकाउंट से अपना काम चला सकते हैं। इसी तरह से कुछ एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं। इस तरह के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसे नोबेल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो मोस्टली नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का शेयर करके कौन सा बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। और इस तरह से दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह से दूसरा है अपने पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 6। तो बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और इसे नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया। इस तरह से देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहरी ऑर्बिट में 8 हो गए। इस वाले ऑक्सीजन के भी बाहरी ऑर्बिट में गिनेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तीसरा है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन की बाहरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो बाहरी ऑर्बिट में आते हैं 2 and 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि इसे 3 इलेक्ट्रॉन की नीड रहती है। तो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलके 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा और इस तरह से ये नाइट्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये इस अभी अपन ने जो एग्जांपल में देखा वो देखा सेम इलेक्ट्रॉन के बीच में, सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब अपन देखेंगे कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अभी तक अपन ने सेम एलिमेंट में एक ही एलिमेंट के 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड देखा। अब देखेंगे कंपाउंड में। तो पहला एग्जांपल है CH4। CH4 में क्या है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, एटॉमिक नंबर 6 होता है, बाहरी ऑर्बिट में 4 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपस में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना के CH4 का निर्माण करेंगे। इसी तरह से H2O में ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 होता है। तो बाहरी ऑर्बिट में 6 होते हैं। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 हो जाएगा बाहरी ऑर्बिट में और ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से ये नोबेल कॉन्फ़िगरेशन को पालेंगे। इसी तरह से अगर अपन देखेंगे NH3 में, NH3 मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम आपस में रिएक्ट करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन का 1 बना लेगा और बाहरी ऑर्बिट में कितना होता है, नाइट्रोजन का 5 होता है। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबेल गैस जैसा हो जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से। 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और इससे जो सब्सटेंसेस बनते हैं, जो सब्सटेंसेस कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगली चीज़ है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले सारे सब्सटेंसेस को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। उनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के आपस में मिलने से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। 2 सब्सटेंसेस विच आर मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स को
दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो सारे सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एक एग्जांपल है एल्केन्स। एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो आप सबको समझ में आया होगा। हाइड्रोकार्बन्स, दो substances which are made from carbon and hydrogen are called hydrocarbons. Hydrocarbons are divided into two parts. One is saturated hydrocarbon, another is unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon, those substances which have only single bond between carbon and carbon, or those substances which have double and triple bond between carbons are called unsaturated hydrocarbons. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें एल्कीन्स और एल्काइंस। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम प्रेजेंट है, उसके हिसाब से अपन उसको हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करेंगे। तो एक जिसमें एक कार्बन प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है मीथेन, 2 कार्बन को ईथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नॉनेन और 10 को डेकेन। इस तरह से अपन डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एल्केन जो उसके नाम से ही प्रेजेंट है, जब उसको नोमेनकल्चर करेंगे तो एल्केन के रूप में करेंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा मीथेन। मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। इसी तरह से H+2। तो इस तरह से अगर इसका जो बेसिक फार्मूला आएगा वो आएगा CH4। एल्केन और एल्काइन में मीथेन नहीं होता है क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, वो मिनिमम जो कार्बन होनी चाहिए वो 2 कार्बन होनी चाहिए। तो दूसरा होता है ईथेन। ईथेन में कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 2, और हाइड्रोजन हो जाएगा 6, क्योंकि 2 2 जा 4 + 2 6। इस तरह से हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे और कार्बन 2 रहेंगे। इसमें जो होगा, इसका पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एथीन। एथीन में क्या होगा? CnH2n = C2H2 × 2 C2H4। इसी तरह से इसमें बनेगा इथाइन। इथाइन का होता है CnH2n-2 C2 2 × 2 - 2 = C2H2। इस तरह से पहला प्रोडक्ट जो एल्कीन्स और एल्काइन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बनेगा वो बनेगा एथीन और एथाइन। एथीन का फॉर्मूला होगा C2H4 और एथाइन का फॉर्मूला होगा C2H2। इस तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा जो कार्बन होता है, कार्बन का हाइड्रोकार्बन, वो होता है प्रोपेन। प्रोपेन में कार्बन होते हैं 3, तो C3H8। यहाँ हो जाएगा प्रोपीन C3H6, और यहाँ हो जाएगा प्रोपाइन C3H4। चौथा होता है ब्यूटेन C4H10, ब्यूटीन C4H8,
और ब्यूटाइन C4H6। इसी तरह से पांचवा है पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, C5H12, पेंटीन, C5H10 और पेंटाइन C5H8। इस तरह से समझ में आ गया कि अपन जो एल्कीन और एल्काइन का जो बेसिक फार्मूला है उससे अपन उसका फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर n है नंबर ऑफ़ एटम्स। नंबर ऑफ़ एटम्स जितने कार्बन के लिए जाएंगे उतना ही n यहाँ नंबर रखा जाएगा, उससे हाइड्रोजन के एटम डिसाइड होंगे। तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इस तरह से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड पेंटीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह से अपन बना सकते हैं और उनका फार्मूला भी बना सकते हैं। पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जब हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक नया ग्रुप ऑफ एटम्स को ऐड किया जाए तो उसे बोला जाता है हेट्रो एटम्स। यही हेट्रो एटम्स उस हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी को बिल्कुल अलग कर देते हैं दूसरे हाइड्रोकार्बन से, तो इस तरह के ग्रुप्स को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसी। उसकी वैलेंसी के हिसाब से उसे रिप्लेस कर देते हैं। दीज एटम्स आर हेट्रो एटम्स and these heteroatoms or group of atoms which make carbon compound reactive and decide its property are called functional group। इसके कुछ एग्जाम्पल है CHO, OH, COO, क्लोरीन, ब्रोमीन, ETC। इसका मतलब है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में से किसी एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह एक नया एटम और नया फंक्शनल ग्रुप को डाल के उसकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप कई तरह के होते हैं, जैसे कि हेलोजेंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स। ये है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? जब एक ही फंक्शनल ग्रुप में नंबर ऑफ़ कार्बन्स अलग अलग होते हैं तो उस तरह की सीरीज़ को होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। जैसे कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ये चारों एल्कोहल ग्रुप में हैं और ये चारों कैसे हैं? होमोलोगस सीरीज़ में आते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 2 है, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 3 है और इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 4 है। तो एक होमोलोगस से दूसरी होमोलोगस में कितने का अंतर होता है? CH2 का। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। इस तरह से होमोलोगस सीरीज़ बढ़ती जाती है। अगर किसी भी एक होमोलोगस सीरीज़ में इतने का डिफरेंस कर दिया जाए तो वो होमोलोगस सीरीज़ बन जाती है आपस में। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम ही होती हैं, क्योंकि ये सारे एक ही ग्रुप में आते हैं, एल्कोहल ग्रुप में। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड, C2H5COOH, प्रोपेनोइक एसिड, C3H7COOH। ये सारे एक ही होमोलोगस सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से जब किसी भी सेम फंक्शनल ग्रुप में CH2 का अंतर हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है? सेम फंक्शनल ग्रुप में होमोलोगस सीरीज़ बन जाती है। जबकि फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें OH था, इसमें COOH है। इस तरह से देखेंगे तो अपन होमोलोगस सीरीज़ आसानी से पहचान सकते हैं। करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो आता है वो आता है कंबस्शन।
कंबसन क्या होता है, जब किसी भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, हीट किया जाता है, तो उससे क्या बनता है, तो उससे उसका ऑक्साइड बनता है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O की वेपर बनती है, पानी की वेपर बनती है और लॉट्स ऑफ अमाउंट में हीट निकलती है। तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। इसी तरह से अपन देखेंगे मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो CO2 और H2O बनता है और हीट निकलती है। और जो लाइट पैदा होती है वो किस तरह की होती है, वो ब्लू कलर की लाइट होती है और उसमें स्मोक नहीं निकलता, किसी भी तरह का कोई धुआं नहीं निकलता, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है या उसको जलाया जाता है तो उससे भी सेम बनता है, CO2 और H2O ही बनते हैं, लेकिन जो हीट या लाइट होती है वो येलो कलर की लाइट होती है और उसमें स्मोक होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जो कार्बन का मात्रा होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होती है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस कारण से ये जो लाइट होती है, ये जो ऑक्सीडेशन होता है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इसमें कैसा होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इस कारण से येलो लाइट निकलती है और इसमें ब्लू लाइट निकलती है। प्रॉपर्टीज़ है रिडक्शन, आप सब लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ चुका है। रिडक्शन क्या होता है, जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन का गेन होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है तो इस तरह की रिएक्शंस को रिडक्शन कहा जाता है। तो इस तरह देखेंगे अपन कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो निकेल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट निकेल और पैलेडियम की प्रेजेंस में जब उनका रिडक्शन किया जाता है तो वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह की रिएक्शंस को रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन देखेंगे ये कौन सा है, एथीन है। एथीन को निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बन जाता है, एथेन बन जाता है। ये ईथेन बन गया और ये एथीन था। इसी तरह से ये वेजिटेबल्स ऑयल हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को निकेल और पैलेडियम की प्रेजेंस में इनका रिडक्शन किया जाता है तो ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं अब पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो दो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैं, पहला है एथेनॉल, दूसरा है एथेनॉइक एसिड। एथेनॉल को यूजुअली जनरल भाषा में कहा जाता है एथिल अल्कोहल और इसको बोला जाता है एथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड। एथेनॉल का जनरल फार्मूला होता है C2H5OH और एथेनॉइक एसिड का होता है CH3COOH। दोनों में दो दो कार्बन हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्या क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले पढ़ेंगे एथेनॉल की। एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH, यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। ये कलरलेस होता है पहला। दूसरा, इसकी जो स्मेल होती है वो प्लेजेंट स्मेल होती है। तीसरा, अगर आप टेस्ट करोगे इसको तो बर्निंग टेस्ट आता है। बर्निंग टेस्ट मतलब जीभ पर रखोगे तो एक जलन सी पैदा होगी आपकी जीभ में और डायरेक्टली आप इसको सॉलो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जलन पैदा करेगा आपके गले में। चौथा है सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ में। पांचवा है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है अगर इसे जनरली हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, वेपर बन जाता है, वेपोराइज हो जाता है, इसको बोला जाता है वॉलेटाइल प्रॉपर्टीज़। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है 351 केल्विन। और लास्ट है ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो इस तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एथिल अल्कोहल और एथेनॉल की आपको समझ में आई होंगी। फिर से दोहरा देता हूँ, ये कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है, तीसरा वॉलेटाइल होता है, चौथा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है 351 केल्विन होता है। इसके अलावा टेस्ट जो होता है इसका बर्निंग टेस्ट होता है और ये एक न्यूट्रल प्रोडक्ट है। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं एथेनॉइक एसिड।
एथेनॉइक एसिड को जनरल भाषा में बोला जाता है एसिटिक एसिड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है COOH है। ये भी कलरलेस होता है, लिक्विड होता है। दूसरा स्मेल जिसकी, विनेगर समझते हो, विनेगर कभी आपने देखा हो, विनेगर की स्मेल ली हो, विनेगर जैसी स्मेल आती है इसमें। और ये कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, इसका खट्टा टेस्ट होता है, और ये भी वाटर में बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है। और इसके अलावा अगर प्योर एसिटिक एसिड को फ्रीज कर दिया जाए तो ये आइस जैसा सॉलिड बन जाता है और इसे बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो आप सब लोगों को दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। फिर से एक बार इसको दोहरा देते हैं। तो एथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड कलरलेस होता है, विनेगर स्मेल आती है इसमें, टेस्ट सोर होता है, और इसके अलावा वाटर में सॉल्युबल होता है। और प्योर अगर एसिटिक एसिड को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो इसे बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। अगर एथिल अल्कोहल का या अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो अल्कोहल में दो तरह का ऑक्सीडेशन होता है। एक होता है पार्शियल और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और दूसरा होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर पार्शियल और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो ये एल्डिहाइड को फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड। जब किसी भी, जैसे कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया तो इसने बनाया एथेनॉल, यानी कि एल्डिहाइड फॉर्म किया। अगर मेथिल अल्कोहल को कराएगा, ऑक्सीडेशन कराया और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बना मेथेनॉल। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। अगर इसी अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया जाए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 की प्रेजेंस में या एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। KMnO4 को बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 को बोला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर इनकी प्रेजेंस में कराया जाएगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेथिल अल्कोहल CH3OH का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में तो बनेगा मेथेनॉइक एसिड। अगर एथिल अल्कोहल का कराया जाएगा ऑक्सीडेशन इन्हीं दोनों की प्रेजेंस में तो बनेगा CH3COOH, इसको बोलते हैं इथेनॉइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज है रिडक्शन। रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का गेन किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, निकेल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो एल्केन्स बनते हैं। अगर एथिल अल्कोहल या मेथेनॉल का रिडक्शन किया जाता है निकेल और पैलेडियम की प्रेजेंस में तो मीथेन बनता है। इसी तरह से एथेनॉल का किया जाता है तो ईथेन बनता है, यानी कि एल्केन बनते हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, जब किसी भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर उसका रिएक्शन किया जाता है तो ईस्टर्स बनते हैं। ईस्टर्स क्या होते हैं, ईस्टर्स बहुत अच्छी स्मेल, फ्रूटी लाइक स्मेल के प्रोडक्ट होते हैं और इनका यूज कॉस्मेटिक्स में और परफ्यूम्स में, फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो व्हेन अल्कोहल मिक्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, यह मिक्स किया जाता है यानी कि एसिटिक एसिड को एथेनॉल के साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में मिक्स किया जाता है या रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, एथिल एथेनॉइड, यानी ये एस्टर्स बनते हैं। एस्टर्स बहुत ही फ्रूटी लाइक स्मेल प्रोडक्ट होते हैं और इनका बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर कोई भी अल्कोहल या एथेनॉल मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल इथॉक्साइड बनाता है। जैसे अगर सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और अगर पोटेशियम से करेगा तो पोटेशियम इथॉक्साइड बनाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन है C2H5OH एथेनॉल
एथेनॉल सोडियम से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ से। और ये जो रिएक्शन है ये एथिल अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए या एथेनॉल को टेस्ट करने के लिए भी यूज की जाती है, क्योंकि इस अगर सोडियम से रिएक्ट कराई जाती है तो इसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह से इसको टेस्टिंग किया जाता है एथिल अल्कोहल के लिए। और फिफ्थ वाली जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मोस्टली कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में किया जाता है। तो जब एथिल अल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट किया जाता है तो क्या बनता है, एल्कीन्स बनते हैं। अगर ये एथिल अल्कोहल एथेनॉल को किया जाता है तो ये क्या बन रहा है, एथीन। आप सब लोगों ने ये पढ़ रखा है शुरुआती चैप्टर में। तो क्या बनता है, एथीन बनता है और H2O बनता है। इस तरह से एथिल अल्कोहल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे अपन ने डिस्कशन कर लिया है। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन, तीसरी एस्टेरिफिकेशन, फोर्थ है मेटल्स के साथ रिएक्शन और पांचवी है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कार्बन प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड या एथेनॉइक एसिड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपन पहले पढ़ चुके हैं, अब इसकी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, जब एल्कोहल के साथ में एसिटिक एसिड की रिएक्ट कराई जाती है तो ईस्टर्स बनते हैं। ईस्टर्स फ्रूटी लाइक स्मेल प्रोडक्ट होते हैं और इनका फूड और अलग इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसी एस्टर्स के अगर NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराई जाएगी तो ये बनाएगा सोडियम एथेनोएट। ये सोप बनाने वाली प्रोसेस होती है, इसीलिए इसे सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। और इसकी अगर रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है तब भी सेम प्रोडक्ट बनता है। और अगर इसकी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराई जाती है तब भी सेम प्रोडक्ट बनता है। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराई जाती है तो इसमें CO2 गैस रिलीज होती है। इस तरह से अपन ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एथेनॉल और एसिटिक एसिड दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। और इस तरह से आप अगर बने रहेंगे मेरे साथ द साइंस एकेडमी के साथ तो सारे चैप्टर आपको क्लियर होते रहेंगे। और आप बने रहिए मेरे साथ मनीष सर के साथ में और आपका साइंस बिल्कुल ईजी हो जाएगा। थैंक यू।